आप हैं माननीय रूप नारायण एक्का साहब, बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। सर, इस बार क्या लगता है, चुनाव में आप लोग खड़े हो रहे हैं और लोगों को खड़े कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा है। 11 लोकसभा के कितने लोकसभा में आपने टिकट दिया? सभी साथियों को नमस्कार। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं और हम 11 लोकसभा में हमारे प्रत्याशी को उतार रहे हैं और बड़ी जोरदार तरीके से इसकी तैयारी चल रही है। बहुत ही जोरदार तरीके से इसकी तैयारी चल रही है। तो जैसा कि यहाँ पर 3 चरणों में चुनाव होगा जी, तो क्या लगता है, पहला चरण बस्तर में होने वाला है। बस्तर में क्या आपने लोगों को खड़ा कर दिया है? हाँ, बस्तर में हमारा जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो डल चुका है और जो अभी जो बदली हुई जो सिनारियो है, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे SC, ST और OBC लोगों को होने वाला है। बहुत ही बदला हुआ सिनारियो है और पूरे 1952 से लेकर 2024 में ये पहला ऐसा मौका है जहाँ पे कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चुनौती का कारण बन गया है, क्योंकि लोग जाग गए हैं और लोग इसके अलावा, कांग्रेस और भाजपा के अलावा, वे लोग एक ऐसी विकल्प को तलाश रहे हैं और वो विकल्प को पूरा करने का काम बहुजन मुक्ति पार्टी बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है और यकीनन है कि हम लोग इस बार शासन में ज़रूर आएंगे। जैसा कि कांग्रेस ने, बीजेपी ने और BSP ने, सारे लोगों ने अपने लोगों का यानी लोकसभा सीट का उन्होंने सारा चीज़ प्रकाशन कर लिया है जी। लेकिन आप लोगों का जो पार्टी है, बहुजन मुक्ति पार्टी जी, यहाँ का लिस्ट अभी तक सामने नहीं आया है। आ जाएगा सर, प्रक्रिया में है। तो कितने दिनों में आ सकता है? बस सर 1-2 दिन में आ जाएगा। अभी ये पूरा फाइनल जो लिस्ट हमारी हो चुकी है, ये आ जाएगी अभी 1-2 दिन के अंदर में। 1-2 दिन में आ जाएगी जी। तो दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूँगा सर, सबसे महत्वपूर्ण जो लोकसभा है ये सरगुजा है और रायगढ़ है जी। तो सरगुजा में किसके लिए आपने टिकट दिया? सरगुजा में माननीय अरविंद कच्छप साहब को टिकट मिला हुआ है और वो कई मायनों में लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में बहुत सूटेबल हैं अरविंद कच्छप साहब। और जैसा कि एज ए प्रदेश अध्यक्ष आप खुद हैं जी, लेकिन आपको रायगढ़ लोकसभा का टिकट मिला है। जी सर। आपको वहाँ पर चुनाव लड़ाने का जी संगठन ने मन बनाया है। जी जी। तो क्या लगता है, आप यानी पार्टी को आगे ले जाने में या पार्टी को जीत दिलाने में जी आपकी क्या भूमिका रहेगी? हमारी जो भूमिका है सर वो मल्टीपर्पज़ है। सबसे पहले तो 11 जो हमारे जो लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं, तो 11 सीटों को जिताने में हमारी जिम्मेदारी लगी हुई है। इसके अलावा वहाँ पे क्या है कि हमारा जो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल जो मैकेनिज्म हो वो काम कर रहा है और मैं रायगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में मुझे चुनाव लड़ने का मौका संगठन प्रदान किया और मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे भी रायगढ़ लोकसभा के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस हूँ। तो हमारा दोनों जो काम है सर पैरेलल में चल रहा है, क्योंकि हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशनल पावर है, ऑर्गेनाइजेशन संगठनात्मक स्ट्रक्चर है, तो उसके वजह से ये काम करना हमारे लिए आसान हो जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा सर, किन किन मुद्दों पर आप लोग लोकसभा सीट में लड़ाई लड़ेंगे? हमारे पास में सर अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, तभी मैं 1-2 मुद्दे आपको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहला चीज़ है सर, जो ST, SC, OBC को जो उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं वो कांग्रेस और भाजपा ने कभी दिए नहीं, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद में छत्तीसगढ़ के अंदर में जो धर्म को लेकर जो 157 का जो चला हुआ है मसला कि बजरंग दल के जो लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, जो क्रिश्चियन विश्वासियों के ऊपर में जो टॉर्चर करने का काम किया, मॉब लिंचिंग का काम किया, जिसके वजह से पूरे प्रदेश की जो जनता है वो बहुत गजब तरीके से रूठे हुए हैं उनसे और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जितने भी जो लोग उससे असंतुष्ट हैं या फिर उसके मॉब लिंचिंग का शिकार हुए, धर्मांतरण का उनके ऊपर में आरोप लगा, ये तमाम लोग सर जो पूरे बगावती मूड में आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव सिनारियो को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। उसके बाद में जैसे कि आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो रोज़गार के ऊपर में जो प्रॉमिस किया गया था, तो उसके बारे में जो पूरी तरह से हमारे युवाओं को, हमारे जो साथियों को रोज़गार मिलना चाहिए वो रोज़गार कभी नहीं मिल पाया। ये एक बहुत भयंकर मुद्दा है, ये एक बहुत भयंकर मुद्दा है। और जो दूसरा मुद्दा क्या है, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, तो तमाम चीज़ों में ये जो बीजेपी की सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार है, वो बहुत बुरी तरीके से फेल होती नज़र आई है सर। वो सिर्फ न्यूज़पेपर में वो राज चला रहा है, टीवी में, मतलब कि वो जो आपका जो
ब्राह्मण बनिया जो मीडिया है उसके अंदर मुझका राज पट चल रहा है। ब्राह्मण मीडिया में जब दिखाया जाता है कि नहीं ये पार्टी बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, वहाँ तक है। लेकिन आप रियलिटी में देखेंगे, आप कहीं पे भी सर्वे कर लीजिए, आप किसी भी जगह में लोगों से पूछ लीजिए, तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि लोग इससे बहुत बुरी तरह से असंतुष्ट है, बहुत बुरी तरीके से। तो सर आप बोल रहे हैं कि बुरी तरह से असंतुष्ट है जी, लेकिन बीजेपी के लोग बोल रहे हैं अब की बार 400 के पार। सवाल इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या 400 पार हो जाएगी बीजेपी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी सर। अगर पारदर्शिता के साथ में अगर चुनाव करवाया जाए बैलेट पेपर से, तो 2-4 सीट ले आए, बहुत बड़ी बात है। 400 पार तो बहुत दूर की बात है। ये लोग 400 की बात कर रही है, 4 सीट लेने में इनके लिए हालत ख़राब हो जाएगा। क्योंकि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने लोगों के लिए क्या काम किया, तो लोगों के लिए इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। जो पेट्रोल 40, 50, 60, 70 रुपये में मिलता था, वो पेट्रोल का दाम अभी 100 के पार है। जो तेल आपका 60, 70, 80, 100 रुपये मिलता था, वो 200 के पार है ना। जो इन्होंने बोला था कि साल भर के अंदर में हम 3 करोड़ रोज़गार निकाल के लाएंगे, उन्होंने 1 लोगों को रोज़गार नहीं दिया, बल्कि उल्टा जो बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनका कहना है कि भैया पकौड़ा बेचो, ये भी तो रोज़गार है। तो आप देखेंगे महिलाओं के साथ में ठगी किया गया, किसानों के साथ में ठगी किया गया, युवा बेरोज़गार लोगों के साथ में ठगी किया गया, पढ़ाई करने वाले लोगों से प्रोफेशनल्स के साथ में ठगी किया गया, व्यापारियों के साथ में ठगी किया गया। तो आप देखेंगे तो इनका एक काम से ही नहीं हुआ, एक काम से ही नहीं हुआ। इन्होंने बोला कि भाई लोगों का तरक्की होगा, लोगों का तरक्की होने के बाद इन्होंने लूटना शुरू किया। आपको ख्याल होगा, मैं हमारे सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो रेलवे टिकट है 3 रुपये में आता था, ये 50 रुपये का है चीज़ का ले रहे हैं। तो जनता का फ़ायदा कहाँ हुआ, बल्कि ये तो पूरा पैसा, पूरा संपत्ति, पूरा देश को लूट लाट के अडानी अंबानी के पॉकेट में डालने का काम कर रहा है ये तो सर अभी वर्तमान में जब लोकसभा चुनाव पूरे देश में होने वाला है जी, इस समय ये अधिसूचना जारी हुआ है SBI के द्वारा जी कि बीजेपी के लोग सबसे ज्यादा इलेक्टोरल जो बॉन्ड है उसको बेचा और वहां से उन्होंने घोटाला किया है। तो सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला करने वाला जो बीजेपी है वो 400 के पार करना चाहती है जी। इसका मतलब ये भी है सर कि उनके पास में अकुत संपत्ति है, उस संपत्ति का उपयोग करके वो लोग चुनाव जीतना चाहते हैं कि, और आप लोगों के पास में क्या ये संभव है उनसे लड़ने के लिए? दरअसल क्या है कि सिर्फ पैसे के दम से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। अभी जैसे इन्होंने जो गुलामी का खेल है टीवी से शुरू किया था, मोबाइल में आके पूरा ख़त्म हो जा रहा है मसला। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो इन्होंने अरबों खरबों की जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया, ये पूरे देश की जो 140 करोड़ की जनता है बहुत भली भांति जान रही है कि ये इतना करप्ट पार्टी है। तो ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो घोटाला के वजह से ये पूरी तरह से सामने आई है, तो इसका पूरे देश में गजब टाइप का विरोध चल रहा है। और ईवीएम मशीन के माध्यम से जो वोट का घोटाला होता है वो भी इनकी पकड़ में आ चुकी है। तो ये जो दोनों सिनारियो है भाजपा के लिए और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं पूरे यकीन के साथ में बोल सकता हूं सर कि ये कांग्रेस और भाजपा आ ही नहीं सकती, क्योंकि पूरे 140 करोड़ जो देश की जनता है वो पूरा विरोध में है। हाँ, और अगर ईवीएम मशीन के से अगर चुनाव कराने का अगर ज़बरदस्ती यहाँ पे किया जाता है, तो हमने पूरे ग्राउंड पे हम लोगों के साथ में मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो पूरे लोगों को ईवीएम मशीन फोड़ने का बहुत गजब तरीके से सनक चढ़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि ये जो पूरे देश की जो वोटर्स हैं, जो लोकतंत्र चाहती है, और ये जो बीजेपी और कांग्रेस इनके अंदर में, इनके बीच में राजतंत्र को ज़बरदस्ती थोप रही है, तो विरोध में ये जनता कुछ भी कर सकती है। तो मुझे किसी भी सूरत में ऐसा नहीं लग रहा है कि इनका 400 पार होगा या फिर इन लोग सरकार में आएंगे। हाँ, ये लोग हार सकते हैं, ऐसा बोला जा सकता है यकीनन। तो आप जो इन्हें हराने की बात कर रहे हैं जी, और यानी जैसा कि आप अभी पूरे छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा में अपने टीम को खड़ा कर रहे हैं और लोकसभा में जीत की भी बात कर रहे हैं जी। तो दूसरी बात ये है सर कि आप लोग हमेशा संविधान बचाने की बात करते हैं, तो मैं आपसे बात पूछना चाहूँगा कि वे कौन लोग हैं जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, एक बार उनका नाम बताइए। बिल्कुल सर, मैं उनका नाम बताना चाहूँगा। ये डीएनए के अनुसार, डीएनए सबूत के प्रमाण के अनुसार जो बाइकल आबसाद ने जो रिसर्च, डीएनए रिसर्च हमारे लोगों के सामने सार्वजनिक किया, वो है 21 मई 2001 को। ये डीएनए के आधार पे वो यहूदी नस्ल के लोग हैं, और उनका जो जगह है सर वो आपका यामनिया प्रजाति के लोग हैं, यामनिया प्रजाति के लोग हैं।
और वो यूरेशिया के रहने वाले लोग हैं और भारत में वे लोग आज ब्राह्मण के नाम से चिन्हांकित हैं। ये वो लोग हैं जो संविधान को ख़त्म करने के बाद में इनकी जो मनुस्मृति जो पुराने समय पे जो हमारे मूल निवासी समाज के ऊपर में थोप दिया था, वो मनुस्मृति का जो कानून है उसको 2025 में लागू करने के लोग फिराक में लगे हुए हैं। और इस बात की जो खबर है हमारे समस्त भारत के जो मूल निवासी समाज को है, आरएसएस और बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग कितने ही शिद्दत के साथ में इस चीज़ को करने का प्रयास करें, मुझे पूरा यकीन है कि ये जो 100 करोड़ की जो मूल निवासी आबादी है वो इनका जो मशूबा है उसको 100% फेल कर देगा। तो मैं अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूँगा जी कि ये जो बीजेपी के लोग हैं, हेमंत सोरेन को उन्होंने, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें जेल में डाल दिया जी, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। हाँ, ऐसे और भी जो लीडर हैं, मुख्यमंत्री थे, उनको उन्होंने जेल में डालने का काम किया। हाँ, और आप लोग ये जो निडर होकर के खुलासा कर रहे हैं, आप लोगों को डर नहीं लगता है जेल जाने का? नहीं, हमारे पास में हमारे जो महापुरुषों की लड़ाई लड़ने का जो तजुर्बा है सर 5000 सालों का है। उस आइडियालॉजी को और उस जो सिस्टम है, जो ट्रायल टेस्टेड फार्मूला है, हमारी संगठन उसको इस्तेमाल करती है। तो ये हमारे व्यक्तिगत अनुभव के अलावा हमारे महापुरुषों का 5000 सालों का अनुभव है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारा जो संगठन का है, ये समस्त चीज़ें मिलकर ये लड़ाई को लड़ रही है सर। और ये हमारे संगठन की स्पेशलिटी ये है, खासियत ये है कि हम कानून और संविधान के दायरे में रहते हुए काम करते हैं, ताकि हमारे पूरे कार्यकर्ताओं के ऊपर, हमारे पदाधिकारियों के ऊपर किसी तरह से कोई प्रकरण बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो धन्यवाद सर, आप हम लोगों को मौका दिए। आपका जो बातचीत है, इंटरव्यू है, बहुत ही अच्छा रहा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जो हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं, मैं उन सभी से आग्रह करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।